हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। मैं मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाई स्टडी सर्कल के इस चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम यहां NIOS सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जिसका कोड है हमारा 213, ठीक है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे अपने अध्याय यानी लेसन नंबर 2 के बारे में। और जो हमारा लेसन है, जो हमारा ये टॉपिक है, उसका जो टाइटल है वो है हमारा मध्यकालीन विश्व यानी कि मिडिवल वर्ल्ड। अब ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, ये आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 1 यानी विश्व का जो प्राचीन इतिहास है, जिसका नाम क्या था हमारा, प्राचीन विश्व यानी एंशिएंट वर्ल्ड। अगर आपको उनके संबंधित जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप जाकर उन लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से उसको ले सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के भाई पढ़ रहे हैं अपना ये चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने अभी आपको, मध्यकालीन विश्व यानी मेडिवल वर्ल्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात जो हो रही है वो हो रही है मध्यकालीन विश्व की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मध्यकाल है वो प्राचीन काल के बाद वाला काल यानी कि आफ्टर एंशिएंट वर्ल्ड, और आधुनिक काल से पहले यानी बिफोर मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में ये जो आप ब्लैंक स्थान देख रहे हो यहाँ पर हमारा आएगा ये मध्यकाल। यानी कि मध्यकाल प्राचीन काल के बाद आएगा और आधुनिक काल से पहले का जो काल है उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया है मध्यकाल या मिडिवल पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इस लेक्चर में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा मध्य युग में यूरोप, ठीक है, यूरोप इन मेडिवल टाइम। दूसरा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मध्यकाल में अरब सभ्यता, अरब सिविलाइजेशन इन मिडिल पीरियड। और उसके अलावा हम यहाँ पर तीसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय सभ्यता यानी मिडिवल इंडियन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम अपने इस अध्याय के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम क्या चर्चा करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम जो पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा रहेगा ये टॉपिक हमारा मध्य युग में यूरोप। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मध्य युग में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 भी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो टाइटल है मध्यकालीन विश्व यानी कि मिडिवल वर्ल्ड। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। यूरोप इन मिडिवल टाइम, अरब सिविलाइजेशन इन मिडिल पीरियड एंड द मिडिवल इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इस अध्याय में 3 हमारे बिंदु हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज का हम अपना लेक्चर आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा यूरोप इन मिडिवल टाइम यानी मध्य युग में यूरोप, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम इस अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, रोम साम्राज्य का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन। जब मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने आपको अनेक सभ्यताएं कराई थी। उसमें मैंने आपको प्रमुख तौर पर 2 प्रकार की सभ्यताएं कराई थी। एक तो मैंने आपको कराई थी उसमें कांस्य युग की सभ्यताएं और दूसरी तरफ मैंने आपको कराई थी लोह युगीन सभ्यताएं। मैंने आपको बताया था कि हमारे विश्व के अंदर अनेक नदियों के तट पर, अनेक नदियों के किनारों पर विभिन्न सभ्यताएं फली फूली थी और उन सभ्यताओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमारी कांस्य युग की सभ्यताएं और दूसरी तरफ हमारी थी लोह युगीन सभ्यताएं, ठीक है। तो ये जो हमारी सभ्यता थी रोम साम्राज्य रोम सभ्यता, ये सभ्यता हमारी लोह युगीन सभ्यता है, ठीक है। जब हमने पिछले चैप्टर में अपना पढ़ा था सभ्यताओं के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रोमन सभ्यता है
वो एक लोहयुगीन सभ्यता है, वो एक आयरन एज सिविलाइजेशन है। यहाँ पर देखिए भाई, रोम साम्राज्य का पतन, जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद की बातों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि रोम साम्राज्य जब था अपने अस्तित्व में तो वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ पश्चिमी प्रांत था, दूसरी तरफ पूर्वी प्रांत था। पश्चिमी प्रांत को वेस्टर्न प्रोविंस कहते थे और पूर्वी प्रांत जो था वो था ईस्टर्न टेरिटरी, ठीक है। और जो पश्चिमी प्रांत था उसका जो कैपिटल था, उसकी जो राजधानी थी वो थी रोम। और वहीं आप देखेंगे जो पूर्वी प्रांत था, ईस्टर्न टेरिटरी था, उसका जो कैपिटल थी वो थी कस्तूतुनिया, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। ये दो प्रांत थे। उसके बाद वाले समय में और देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अन्य जाति के लोगों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के कारण पश्चिमी प्रांत जो था वो ध्वस्त हो गया, वो डिक्लाइंड हो गया, वो विखंडित हो गया, वो बिखर गया और वह धीरे धीरे करके अपने अस्तित्व को खोता चला गया, ठीक है। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी जातियां हैं जिन्होंने पश्चिमी प्रांत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं गोथ लिखा हुआ है, उसके बाद में वेडल लिखा हुआ है और उसके बाद में फ्रैंक लिखा हुआ है। ये तीन जातियां थी या वह जातियां थी जिन्होंने रोम साम्राज्य का जो पश्चिमी प्रांत था वहाँ पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को समाप्त किया, या उस क्षेत्र पर धीरे धीरे जो थे अपने साम्राज्य का इन जातियों ने अपना स्थापना कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सामंतवाद का उदय। सामंतवाद जो है ये हमारा आप देखेंगे 7वीं शताब्दी में उभर कर आया। यहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये आपको नहीं भूलना है, हम बात कर रहे हैं रोम साम्राज्य की। रोम साम्राज्य की बात कर रहे हैं, सामंतवाद का उदय 7वीं शताब्दी, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म 7th AD की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर आपको सामंतवाद को बेहतर तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो इसको एक स्टेप्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, सबसे ऊपर होता था किंग यानी राजा, उसके बाद में होते थे सामंत जिसको ड्यूक्स भी कहते थे, ठीक है, और उसको कहा जाता था अर्ल, अर्ल भी उसको कहा जाता था। तीसरे नंबर पर होते थे छोटे सामंत जिसको कहा जाता था बैरन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नाइट्स लिखा हुआ है, ये लो फ्यूड होते थे। लो फ्यूड यानी कि जो छोटे या निम्न स्तर के सामंत हुआ करते थे उनके लिए नाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये एक तरीके के स्टेप हैं, इन स्टेप्स के माध्यम से आप रोम साम्राज्य के अंदर सामंतवाद के विषय में बेहतर और अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको देख लें। अगर हम देखें कि जैसे मान लिए ये कोई सीढ़ी है, ठीक है, तो जो पहले नंबर की सीढ़ी है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है, इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया किंग यानी राजा का। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर है वो हमारा ड्यूक या अर्ल, इसको सामंत का नाम दिया गया, दूसरी सीढ़ी। तीसरे नंबर पर छोटे सामंत जिसको बैरन्स कहा गया है। चौथे नंबर पर है नाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है जागीरदार। ये जागीरदार किसको कहा जाता था? भाई देखिए, जागीरदार को समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर मान लीजिए नाइट्स है, ठीक है, तो नाइट्स का जागीरदार कौन हो गया? ये छोटे सामंत जिसको बैरन्स कहा जा रहा है। अगर बात करें छोटे सामंत की तो इसका जागीरदार कौन हो गया? ये सामंत हो गया जिसको ड्यूक कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सामंत की बात करें तो एक तरीके से इसका जागीरदार जो सबसे बड़ा है वो हो गया आपका किंग यानी राजा। यानी कि एक से ऊपर वाला जो था वो अपने अधीन वाले का क्या हुआ करता था? जागीरदार हुआ करता था, ठीक है। और ये जो जागीरदार शब्द था ये अपने से अधीन वाले को नीचे और उससे ऊपर वाले के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नाइट्स, ठीक है, तो नाइट्स का जागीरदार कहलाएगा छोटे सामंत, ठीक है। अब जो छोटा सामंत है उसका कहलाएगा जो प्रमुख सामंत है, और जो सामंत है उसका जागीरदार एक तरीके से जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो किंग, वो राजा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो नाइट्स है, नाइट्स इसके प्रति और ये इसके और ये इसके प्रति, ठीक है, एक तरीके की वफादारी की भावना इनके भीतर होती है। और आवश्यकता पड़ने पर ये सैनिक सेवाएं भी क्या करते हैं? प्रदान। ये तो अनिवार्य होती थी।
सैनिक सेवा को देना अनिवार्य माना जाता था। मान लीजिए अगर छोटे सामंत को, बैरन को अगर सैनिक सेवा की आवश्यकता है तो नाइट्स का ये दायित्व है कि वो छोटे सामंत को, बैरन को अपने सैनिक उपलब्ध कराए। ठीक है, तो सैनिक सेवा ये एक दूसरे को देते थे। ठीक है, नाइट्स छोटे सामंत को, छोटा सामंत बड़े सामंत को, और जो सामंत होता था वो राजा को, इस तरीके से अपनी सेनाओं को भी उपलब्ध कराया करते थे या अपनी सैनिक सेवाएं अनिवार्य रूप से प्रदान किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सामंती व्यवस्था में आगे जब समय में परिवर्तन आया तो सामंती व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ चेंज आया। ठीक है, चेंज इन फ्यूडल इकोनॉमी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाई, निम्न आर्थिक व्यवस्था या निम्न आर्थिक जीवन, यहाँ का जो आर्थिक जीवन था, जैसे ही सामंती व्यवस्था में परिवर्तन आया तो जीवन के ऊपर उसका प्रत्यक्ष जो था असर दिखाई दिया। और यहाँ पर पहला बिंदु आप देख रहे हैं, निम्न आर्थिक जीवन यानी कि लो इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, सामंती व्यवस्था में परिवर्तन का जीवन पर जो असर पड़ा वो ये असर पड़ा कि जो आर्थिक जीवन था वो बहुत ज़्यादा निम्न हो गया। लोगों को जो अपनी आवश्यक सुविधाएं, वस्तुएं थीं जो वो प्राप्त सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से लगभग कृषि के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, बेरोजगारी और निर्धनता, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर व्याप्त हो गई थी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे शहरी जीवन का बिखराव। जब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी प्रकार की किसी नई खोज की या किसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो शहरी जीवन है कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होता है, वो प्रभावित होता है। और यहाँ पर भी यही हुआ। क्या आप देख रहे हैं कि शहरी जीवन बिखराव की तरफ चला गया। बड़े बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर कोई बड़ी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे थे और मजदूर वर्ग जो था वो बहुत परेशान था। ठीक है, वो विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था। शहरी क्षेत्रों में रहकर वह अपना पेट नहीं पाल पा रहा था, जिसकी वजह से शहरी जीवन का क्या हुआ? बिखराव, यानी डिक्लाइन टाउन लाइफ। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वह विद्यमान थी समाज के अंदर। लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की अदला बदली किया करते थे, वस्तुओं का विनिमय किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि यहाँ पर ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास में भाई गेहूं है और इसके पास में चावल। तो ये ए व्यक्ति जो अपना गेहूं है ये बी को दे देगा और जो बी व्यक्ति है ये अपना चावल किसको दे देगा? ये ए व्यक्ति को दे देगा। इस तरीके से वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। ठीक है, मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली को ज़्यादा महत्व समाज में प्राप्त था और लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की अदला बदली भी किया करते थे। अब अगर हम उससे और आगे की बात करें और उससे आगे आने वाले समय की बात करें, यहाँ पर बात 11वीं और 12वीं शताब्दी की करें। ठीक है, और 11वीं 12वीं शताब्दी की विशेषकर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप इकोनॉमी इन 11th एंड 12th सेंचुरी। तो यहाँ सबसे पहले देखिए भाई क्या सकारात्मक सुधार या परिवर्तन हुआ? कृषि तकनीक में सुधार हुआ, इम्प्रूव एग्रीकल्चर टेक्निक। ठीक है, कृषि औजार या भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण जो कृषि के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, या ऐसी तकनीक जो कृषि कार्यों के लिए लाभदायक है, उनका विकास होना शुरू हुआ, उनमें सुधार आना शुरू हुआ। और जब उनमें सुधार आना शुरू हुआ तो उससे बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र के अंदर खुशहाली नजर आने लगी। दूसरी तरफ देखिए व्यापार में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन ट्रेड, व्यापार भी बढ़ा, व्यापार में वृद्धि होने लगी। ठीक है, नई नई प्रकार की मशीनें आई, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई, है ना, वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया गया और उन उत्पादित वस्तुओं को बड़े स्तर पर अब बेचा जाने लगा या खरीदा जाने लगा, व्यापार होने लगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मुद्रा व्यवस्था की स्थापना। जबकि पहले हमने पढ़ी थी वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, लेकिन अब मुद्रा व्यवस्था की भी स्थापना हो गई। एक करेंसी सिस्टम हो गया। अब समाज में आपको अपनी आवश्यकताओं की वस्तु के लिए वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली की आवश्यकता नहीं थी, एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं थी।
अब वहां पर करेंसी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को सरलता से खरीदा जाने लगा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है भाई अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर। एक बार फिर से देख लें, चैप्टर नंबर 2 है, मध्यकालीन विश्व की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले का जो टाइम है उसको कहा जाता है मध्यकाल। ठीक है, मध्यकालीन विश्व की बात कर रहे हैं। इसमें चैप्टर के अंदर हम देख रहे हैं 3 पॉइंट है। पहला है हमारा मध्य युग में यूरोप, फिर है मध्यकाल में अरब सभ्यता और उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय सभ्यता। लेकिन अपने इस लेक्चर के अंदर हमने अपने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, यूरोप इन मेडिवल टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रोमन सभ्यता एक आयरन एज सिविलाइजेशन थी और ये धीरे धीरे कर कर फिर बिखर गई, डिक्लाइंड हो गई। लेकिन जब ये बिखरी हुई नहीं थी तब ये 2 भागों में विभाजित थी। पश्चिमी प्रांत था, दूसरा पूर्वी प्रांत था। ठीक है, पश्चिमी प्रांत का कैपिटल रोम था, पूर्वी प्रांत का कैपिटल था कस्तूतुनिया। बाद में हमने देखा कि गोथ, वैडल और फ्रैंक नाम की कुछ जनजातियां थी जिन्होंने पश्चिमी प्रांत के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको काफी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा सामंतवाद का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में, राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म इन 7th AD। ठीक है, इसको स्टेप के द्वारा हमने समझने की कोशिश की। सबसे पहले किंग, उसके बाद में ड्यूक, उसके बाद में बैरन, उसके बाद में नाइट। ठीक है, जागीरदार, मान लीजिए नाइट है तो नाइट के ऊपर वाला नाइट का जागीरदार है। छोटा सामंत है तो छोटे सामंत से ऊपर वाला जो बड़ा सामंत है वो छोटे सामंत का जागीरदार है। इस तरीके से जागीरदारी व्यवस्था मानी जाती थी। सैनिक सेवाएं सभी अपने ऊपर जो लोग होते थे, ठीक है, जो अधीन लोग हुआ करते थे, उनको ऊपर वाले लोगों को अपनी सैनिक सेवाएं प्रदान करनी होती थी, ये अनिवार्य थी। इसके अलावा मैंने बताया सामंती व्यवस्था में परिवर्तन आया, और जब परिवर्तन आया तो नकारात्मक प्रकार का यह परिवर्तन था, क्योंकि निम्न आर्थिक जीवन देखने के लिए मिला, शहरी जीवन का बिखराव हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली भी समाज में विद्यमान थी। ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से, सही रूप से पूर्ण नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हम देख रहे हैं 11वीं तथा 12वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इन 11th एंड 12th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पर कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिला। यहाँ पर कृषि तकनीक में सुधार हुआ, व्यापार में वृद्धि हो गई और मुद्रा व्यवस्था की यानी करेंसी सिस्टम की भी स्थापना हुई। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने इस बिंदु के बारे में। ठीक है, मध्यकाल में अरब सभ्यता, इसमें हम अरब सभ्यता के बारे में बताएंगे और हम पढ़ेंगे इस्लाम के उदय के बारे में और पैगंबर मोहम्मद के विषय में। आज के लेक्चर में इतना ही। कीप स्टडी, पाई स्टडी।